हेलो एवरीवन। सो प्रिकॉल लिमिटेड पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे आज हम। ऑटो एंसिलरी स्पेस से हमने बाकी सारी कंपनीज को कवर कर लिया है। प्रिकॉल का Q2 का परफॉर्मेंस एंड कॉल प्लस एक चैलेंज भी चल रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसको ये कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा लगता है, इन सारी चीज़ों पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो प्रिकॉल लिमिटेड का बिजनेस मॉडल हमने काफ़ी डिटेल में समझा था लास्ट क्वार्टर में। ये 50 साल पुरानी कंपनी है, 1970s के आसपास ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट किया था इन्होंने टू व्हीलर से। टू व्हीलर के लिए ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाते थे। तो बेसिकली प्रिकॉल के तीन बिजनेस डिवीजन है। पहला डिवीजन है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इसमें कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाती है, जैसे जिसमें आपको वो गाड़ी का स्पीड वगैरह, फ्यूल वगैरह, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जिस पे शो होते हैं। तो टू व्हीलर के लिए इन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे आप देखोगे तो टू व्हीलर में कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है। मोर देन 50% का इनका मार्केट शेयर है। यानी कि रोड पे जो भी हर दूसरी बाइक या स्कूटी हम देखते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये कंपनी बनाती है। अब एक तो होता है कि जनरली बहुत सारी कंपनीज का आप देखोगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में उनका मार्केट शेयर बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल 10%, 20%, 30% का मार्केट शेयर बना लिया, तो उनका ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। मतलब इंक्रीमेंटल ग्रोथ का स्कोप वहां पे काफी कम होता है। लेकिन इनके साथ में अगर आप देखोगे तो वैसे तो 50% का मार्केट शेयर है कंपनी का टू व्हीलर में, थ्री व्हीलर में, लेकिन यहां से भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे मैनेजमेंट इनकी खुद ही बोलती है कि स्टार्टिंग में हम एक मैकेनिकल कंपनी थे। मतलब नॉर्मल मैकेनिकल कंपोनेंट्स वगैरह हम बनाते थे टू व्हीलर्स हमारे क्लाइंट के लिए। फिर हम मैकेट्रॉनिक बने। मैकेनिकल के साथ में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हमने बनाना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। क्योंकि इंडस्ट्री आप देखो कितनी ज़्यादा एडवांस हुई है लास्ट 30-40 ईयर्स के अंदर। स्पेशली लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे जो ईवी का ट्रांजिशन चल रहा है, तो मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो डेटा वगैरह जो आपका शो होता है, वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले तो सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको शो होता था। तो जितना ज़्यादा वो इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज़्यादा इन कंपनीज का, स्पेसिफिकली प्रिकॉल का जो कंटेंट पर व्हीकल होता है इस इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में, उसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा है कंपनी का। तो ये इनका पहला बिजनेस सेगमेंट है। स्टार्ट किया था इन्होंने टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से, बट जो कंपनी के करंट एमडी एंड सीईओ हैं विक्रम मोहन जी, इनके लीडरशिप में लास्ट 10-15 ईयर्स में इन्होंने फोर व्हीलर हुआ, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, प्लस जो आपके ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं, क्रेन वगैरह, उनके लिए भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ने बनाना स्टार्ट किया। इसके अलावा एक और सेगमेंट है इनका ACFMS का। ACFMS हो गया आपका एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब वो जो गाड़ी में आप जो कमांड देते हो, जैसे ब्रेक प्रेस करते हो, एक्सीलरेटर प्रेस करते हो, क्लच प्रेस करते हो, तो उसके बाद जो मूवमेंट होती है, उसके लिए जो मैकेनिकल पार्ट, जो कंपोनेंट्स वगैरह चाहिए, वो ये कंपनी बनाती है इसके अंदर। प्लस फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपका कूलेंट पंप हो गया, पेट्रोल डीजल को मैनेज करने के लिए जो वहां पे कंपोनेंट्स चाहिए, लिक्विड सिस्टम जो चाहिए, ये सारे पार्ट्स कंपनी इस सेगमेंट के अंदर बनाती है। अगेन इसको भी आप देखोगे तो जो आपका ट्रांजिशन चल रहा है ईवी की तरफ, उससे इस कंपनी को कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इनफैक्ट एडवांटेज है। आइस इंजन हो, ईवी इंजन हो, ईवी गाड़ी हो, दोनों में आपका ये जो कंपोनेंट्स होते हैं काफी एसेंशियल होते हैं। तो जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा OEM है, उसकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर काफी बढ़ जाती है। फिर तीसरा एक बिजनेस इन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर इसको एक्वायर किया था। प्लास्टिक का बिजनेस है, प्लास्टिक कंपोनेंट वगैरह, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इसमें जो आपके डैशबोर्ड वगैरह होते हैं, ट्रिम वगैरह होता है गाड़ी का, वो कंपनी बनाती है। प्लस कुछ इसमें डेकोरेटिव पार्ट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये तीन इनके बिजनेस डिवीजन है। अब इनका PPT गो थ्रू करते हैं, प्लस Q2 के परफॉर्मेंस भी देखते हैं, इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आए हैं इनके। सो जैसे हमने देखा 1975 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 50 साल पुरानी कंपनी है। 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है कंपनी के, एंड ये तीन डिविजन्स हैं। अब ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन में आप देखोगे जो ई कॉकपिट होता है, ड्राइवर का एरिया पूरा, वो ये कंपनी बनाती है। ई कॉकपिट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट, यानी जितना भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक यूज होता है वहां पे, वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर आपका TFT क्लस्टर, LCD क्लस्टर, क्लस्टर तो वही हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब LCD क्लस्टर हो गया आपका वो ओल्ड स्कूल डिजिटल स्क्रीन, मतलब जिसमें कुछ लिमिटेड कलर्स वगैरह होते हैं, ग्राफिक एनिमेशन वगैरह इतना ज्यादा नहीं होता। TFT क्लस्टर हो गया आपका एडवांस डिजिटल स्क्रीन, मतलब जिसमें आपका रिफ्लेक्शन जो है उसका कोई इशू नहीं होता, कलर काफी अच्छे होते हैं, एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह, मल्टी स्क्रीन आप उसमें देख सकते हो। तो जितनी प्रीमियम गाड़ी होती है उसमें आपका TFT क्लस्टर यूज होता है। जो मिड रेंज गाड़ी है वो आपका LCD क्लस्टर है। फिर है हाइब्रिड क्लस्टर। हाइब्रिड क्लस्टर मतलब जिसमें एनालॉग भी है और साथ में मैं डिजिटल भी इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकता हूँ, तो वो कंपनी बनाती है। हेड्सअप डिस्प्ले, मतलब वो विंडशील्ड के ऊपर जो आप ड्राइवर को इंफॉर्मेशन वगैरह दिखता है, वो ये कंपनी बनाती है। टेलीमेटिक्स हो गया, आपका फ्यूल लेवल सेंसर हो गया, ये सब कंपनी बनाती है। EV के लिए जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये कंपनी बनाती है। तो ये इनका ड्राइवर इंफॉर्मेशन वाला वर्टिकल है। फिर वो एक्चुएशन वाला,
उसमें आपके ऑयल पंप हो गया, डिस्क ब्रेक सिस्टम हो गया, काफ़ी ग्रोइंग सेगमेंट है अभी, ऑयल पंप हो गया, ये सारे पार्ट्स कंपनी इसके अंदर बनाती है। और प्लास्टिक जो इन्होंने कुछ टाइम पहले एक्वायर किया था, इसमें डैशबोर्ड असेंबली, रेडिएटर वगैरह, प्लस वो रूफ रैक जो देखते हो आप गाड़ी के ऊपर सामान वगैरह रखने के लिए, वो ये कंपनी बनाती है। और कुछ ये डेकोरेटिव पार्ट्स वगैरह भी बनाती है। तो ये इनके प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं। क्लाइंट्स में आप देखोगे तो आई मीन डोमेस्टिकली ग्लोबल लेवल पे जितने भी बड़े ओईएम्स हैं वो सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये सारे नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं, टाटा के लिए, टीवीएस के लिए, काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं इस क्वार्टर में। नाउ नंबर्स अगर हम देखें तो Q2 में 52% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। अब ये ग्रोथ ना देखने में लगता है बहुत अच्छा ग्रोथ है, बाकी सारे कंपनी को इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, बट ये समझना जरूरी है कि ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। वो जो प्रोडक्ट प्लास्टिक वाला बिजनेस जो इन्होंने एक्वायर किया है उससे ग्रोथ इतनी बड़ी हुई दिख रही है। अदरवाइज आई थिंक मिड टीन के आसपास का ग्रोथ आया है कंपनी का Q2 में। इबिट्टा में 41-42% की ग्रोथ है, यानी कि मार्जिन एक्चुअली लास्ट ईयर से थोड़े से कम हुए हैं। इसका रीजन क्या है ये भी आगे समझेंगे। एंड ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह में भी ठीक ठाक सी ग्रोथ है कंपनी की। बैलेंस शीट हेल्दी है कंपनी का। ट्रेड रिसीवेबल जरूर आपको दिखेगा पिछले कुछ टाइम में कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ट्रेड पेएबल्स में भी हमको ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। एंड डेट तो वैसे ही काफी नेग्लिजिबल है कंपनी का। तो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करें ओवरऑल। नाउ अब कॉन कॉल डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट ने आगे का कैसा आउटलुक दिया है। सो एक तो ये इबिट्टा क्यों कंपनी का थोड़ा सा कम रहा इस क्वार्टर के अंदर, तो वो जो प्लास्टिक वाला बिजनेस इन्होंने जो एक्वायर किया है ना, ये इंजेक्शन मोल्डिंग वाला, इसके जो मार्जिन है ये काफी कम है। प्रिकॉल के खुद के बिजनेस के मार्जिन आप देखोगे तो 13% के आसपास के 12-13% का इबिट्टा मार्जिन कंपनी बनाती है, लेकिन ये वाला जो इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है ये लो मार्जिन बिजनेस है। अब यहाँ पे आप जैसे वो लूमैक्स ऑटो को देखोगे, प्लस और भी जो कुछ कंपनीज हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है इस इंडस्ट्री में कि हम उसी बिजनेस को एक्वायर करेंगे, मर्जर एक्विजिशन या जॉइंट वेंचर भी हम कर रहे हैं तो उसी बिजनेस के साथ में करेंगे जिनका करंट मार्जिन प्रोफाइल या तो हमारे बिजनेस के जैसा हो या फिर हमारे मार्जिन से अच्छे मार्जिन हो, ताकि उस एक्विजिशन के बाद हमारे मार्जिन में भी बूस्ट देखने को मिले। तो वो हो गया एक तरीके का, मतलब आप काफी अच्छे बिजनेस के साथ में डील कर रहे हो। ल्यूमैक्स का तो जैसे सिंपल कहना है कि हम टर्न अराउंड में बिलीव नहीं करते। टर्न अराउंड मतलब आप ऐसा बिजनेस जाकर के एक्वायर कर रहे हो जिसमें अभी अभी कोई बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करके सारी कुछ उसका प्रोडक्ट डिवीजन वगैरह चेंज करके फिर आप उसको ग्रोथ पाथ पे लेके आओगे। तो उनकी मैनेजमेंट की क्लियर फिलॉसफी है कि उस तरीके की डील हम बेट नहीं करते। इन्होंने जो ये मतलब लो मार्जिन वाला बिजनेस एक्वायर किया है, इस पे इनको मतलब एक तरीके से डील अच्छी मिली है, कम प्राइस इनको पे करना पड़ा है। जैसे इन्वेस्टिंग में हम बोलते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, उस तरीके का इनके लिए ये डील रहा है, तो इसीलिए इन्होंने एक्वायर किया है। बट अच्छी चीज क्या है कि जब एक्विजिशन किया था इन्होंने, तब इस कंपनी के इस बिजनेस के मार्जिन थे लगभग 5 से 6% के बीच में। जनरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो प्लास्टिक मोल्डिंग का बिजनेस आप देखते हो उसमें 9 से 10% के बिटा मार्जिन होते हैं। इस कंपनी का उससे भी कम था, 5 से 6% का, इसीलिए कंपनी को लो प्राइस पे करना पड़ा इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। बट अब इनके मार्जिन लगभग 9% के आसपास आ गए। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ क्वार्टर में इसको हम 10 से 10.5% तक लेके जाएंगे, यानी कंसिस्टेंटली मार्जिन यहां से इंप्रूव होंगे इस बिजनेस के। हालांकि प्रिकॉल के ओवरऑल मार्जिन को ये थोड़ा सा ड्रैग ही करेगा, क्योंकि प्रिकॉल अपने बिजनेस में 12 से 13% का मार्जिन बनाता है। बट क्योंकि आपको मतलब ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा ये, क्योंकि एक क्लाइंट मेरे से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ले रहा है, बाकी सारे कंपोनेंट्स ले रहा है, लेकिन प्लास्टिक वाला पार्ट वो किसी और दूसरे सप्लायर से ले रहा है। तो ऑटो इंडस्ट्री में जो ओईएम्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं, स्पेशली ऐसी कंपनीज के साथ में जिनके साथ में आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इतने सालों से। अगर वो आपको और एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी कंपोनेंट्स का, तो ओईएम जो है वो प्रेफर करते हैं कि एक ही वेंडर से, एक ही सप्लायर से ज्यादा पार्ट्स हम लें, तो वो एक इनको एक्स्ट्रा बिजनेस प्रोवाइड करेगा ये वाला जो एक्विजिशन इन्होंने किया है। तो कंपनी कह रही है इसमें भी मार्जिन थोड़ा बहुत यहां से और इंक्रीज हो सकता है। इस बिजनेस में ग्रोथ का फोरकास्ट अगले 1 से 1.5 साल के लिए थोड़ा सा मतलब एवरेज काइंड ऑफ है। 11 से 15% का ग्रोथ कंपनी इसमें एक्सपेक्ट कर रही है। इसका रीजन ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना इनकी, वो लगभग फुली ऑप्टिमाइज है, लगभग 90-95% का यूटिलाइजेशन कंपनी का चल रहा है। तो न्यू कैपेसिटी इसमें कंपनी क्रिएट कर रही है, लेकिन अगला 1-1.5 साल सिर्फ 11 से 15% का ग्रोथ इसमें रहेगा। उसके बाद कंपनी कह रही है कि जब न्यू कैपेसिटी आ जाएगा तो हमारा ग्रोथ इसमें इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 20% के आसपास का ग्रोथ हम इस प्लास्टिक वाले बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑर्डर आ रहा है, डिमांड वगैरह अच्छी है, क्लाइंट की तरफ से इंक्वायरी वगैरह भी आ रहा है, लेकिन हम मतलब पूरी तरीके से फुल हैं अपनी कैपेसिटी को लेकर के, तो इसलिए ज्यादा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल तक। फिर जो इनका ये ACFMS वाला डिवीजन है, एक्चुएशन और फ्लूइड मैनेजमेंट वाला, उसमें कंपनी कह रही है कि इस साल हम 600 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो
पूरे साल का रेवेन्यू उनका टारगेट है इस साल का वो 3600 से 3700 करोड़ का है, जिसमें से 600 करोड़ ये वाला बिजनेस करेगा। लेकिन इसका ग्रोथ फोरकास्ट काफी अच्छा है। कंपनी इस बिजनेस को 30 से 35% का ग्रोथ मतलब इसमें एक्सपेक्ट कर रही है अगले 2-3 साल तक। इसकी कैपेसिटी अभी 80-85 सॉरी यूटिलाइजेशन इसका अभी 80-85% चल रहा है, लेकिन कंपनी साथ में न्यू कैपेसिटी भी इसकी क्रिएट कर रही है। तो अगले 1-2 साल में नई कैपेसिटी भी आ जाएगी एंड ग्रोथ फोरकास्ट इसका काफी अच्छा है, 30 से 35% का। देन इनका जो मेन बिजनेस है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला, उसमें कंपनी 15% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, प्लस वहां पे भी न्यू कैपेसिटी कंपनी बिल्ड कर रही है। इस साल उसका 2100 से 2200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहेगा। देन एक लास्ट क्वार्टर में Q1 Q4 में हमने देखा था रेयर अर्थ मैग्नेट का जो चैलेंज चल रहा था इंडस्ट्री में, इनकी मैनेजमेंट का कहना है वो वाला चैलेंज हमने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया, उसको हमारे ग्रोथ पे, रेवेन्यू पे कोई ऐसा बहुत सीरियस इंपैक्ट नहीं पड़ा है। Q3 हिस्टोरिकली हमारे इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा वीक रहता है Q2 के कंपैरिजन में। जैसे आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखते हो ना, Q3 जो है वो रिटेल ज्वेलर्स के लिए अच्छा होता है, बट मैन्युफैक्चरर्स के लिए Q2 अच्छा होता है, क्योंकि Q2 में वो उस तरीके का मतलब ज्वेलरी वगैरह मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं। सेम ऑटो इंडस्ट्री में है। OEMs के लिए अच्छा होता है Q3, लेकिन ऑटो एंसिलरी जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है वो Q2 में करती है। तो कंपनी कह रही है वो ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक नया चैलेंज इन्होंने इस इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई करा है। सो कंपनी का कहना है कि एक कंपनी है नेक्सपेरिया करके, जो सेमीकंडक्टर के पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती है इस इंडस्ट्री में ऑटो एंसिलरी कंपनीज को। तो उनके अराउंड 80 से 90 जो क्रिटिकल सेमीकंडक्टर पार्ट्स है ना, वो मार्केट से एक तरीके से गायब हो गए, मतलब उनका सप्लाई ही अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चैलेंज है काफी सारी ऑटो कंपनीज के लिए। हालांकि इन्होंने अपने पार्ट पे उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है, और इसमें भी एक और अच्छी चीज क्या है कि कंपनी काफी उसमें एडवांस स्टेज पे है। सो ऐसा नहीं है कि अभी अल्टरनेट कंपनी ढूंढ रही है फिर वहां से टेस्टिंग होगी, फिर क्योंकि OEM बिजनेस है तो आपको अपने क्लाइंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आप वेंडर चेंज कर रहे हो, कंपोनेंट्स आपका चेंज हो रहा है, तो ये सब में आपका टाइम जाता है। लेकिन इन्होंने ये सारा चीज ऑलरेडी कर लिया है, तो एक तरीके से आपको इनकी एफिशिएंसी, इनका इफेक्टिवनेस दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। मैनेजमेंट का कहना है कि एट वर्स्ट हमारा इस साल में ना जो हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे थे वो 4 से 5% तक का रेवेन्यू डिले हो सकता है। रेवेन्यू लॉस नहीं, रेवेन्यू डिले, मतलब इस साल एक्सपेक्टेड था तो अगले साल की Q1 में आ जाएगा, वो वाला केस होगा। तो कंपनी ने इसको काफी अच्छे से मैनेज कर लिया। लेकिन हाँ, ये चैलेंज चल रहा है जो बाकी कुछ कंपनीज को इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा कैपेक्स की अगर हम बात करें तो 250 से 300 करोड़ का कैपेक्स ये कंपनी कर रही है इस साल FY26 में। देन सेम इनका प्लान है नेक्स्ट ईयर का, FY27 में भी 250 से 300 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। प्लस इन्होंने जैसे वो ल्यूमैक्स ऑटो ने टारगेट दिया है ना अगले 5-6 साल के लिए कि 20 से 25% का हम ग्रोथ प्लान कर रहे हैं, इस कंपनी ने टिल FY2031 यानी कि अगले 6 साल का टारगेट रखा है कि 8000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू होगा। अभी FY25 में इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था 2700 करोड़। तो मतलब 18-19% का कैगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अपने ग्रोथ में अगले 6 साल के अंदर। अब इसमें जो आपके इनिशियल ईयर्स हैं, जो FY26, 27, 28, ये 2-3 साल में आपको ग्रोथ थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, 20-25% के आसपास। फिर उसके बाद ग्रोथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल 6 साल का कैगर कंपनी 18% के आसपास का प्लान कर रही है। तो इसके लिए कंपनी का कहना है कि हर साल ना 120 से 150 करोड़ का एनुअल कैपेक्स हमको करना पड़ेगा। 250-300 करोड़ अभी कर रहे हैं, 250-300 अगले साल, लेकिन उसके बाद भी जो 2031 का टारगेट है मिनिमम 150 करोड़ के आसपास का कैपेक्स हमको हर साल लगेगा। लेकिन इस कंपनी को उसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। इंटरनल अक्रूवल से कंपनी उसको बहुत आराम से मैनेज कर सकती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप देखोगे इस कंपनी का एनुअली लगभग 250 से 300 करोड़ के आसपास में ये कैश बनाते हैं, प्लस ROE ROC बहुत अच्छा है कंपनी का। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेट या फिर फंड रेजिंग, इक्विटी डाइल्यूट करना, ये सब का इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगा नहीं। इंटरनल अक्रूवल से कंपनी इसको बहुत आराम से मैनेज कर सकती है। हाँ, एक चैलेंज आएगा कि अगर सेक्टर स्लो डाउन हो गया तो आपका डिमांड इंपैक्ट हो सकता है, मे बी वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, वो चैलेंज है। लेकिन अगर ये ग्रोथ कंपनी को अचीव करना है, सेक्टर डिमांड ओवरऑल ठीक ठाक रहा, तो उसको कंपनी बहुत आराम से इंटरनल अक्रूवल से कर सकती है। देन डिस्क ब्रेक का जो बिजनेस है उसका प्रोडक्शन इन्होंने 6 महीने पहले स्टार्ट कर दिया है एक न्यू एज ईवी के लिए। प्लस इंडिया के जो टॉप 5 OEMs हैं उसमें से एक OEM के लिए कंपनी Q1 ऑफ FY27 यानी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट होगा उसके लिए ये डिस्क ब्रेक का बिजनेस प्रोडक्शन अभी स्टार्ट करेगी। तो डिस्क ब्रेक में बेसिकली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ABS मैंडेटरी कर दिया है आपके सारे 2 व्हीलर बाइक्स के लिए। मतलब पहले तो जो आपके हायर सीसी के बाइक्स होते थे उनके लिए मैंडेटरी था, अब चाहे 100 सीसी हो, 300 सीसी हो, सबके लिए मैंडेटरी है। जनवरी से आई थिंक ये अप्लाई होगा। तो कंपनी कह रही है ABS क्योंकि आपका डिस्क ब्रेक के साथ में ही काम करता है,
तो जो डिस्क ब्रेक सप्लायर है ना प्रीकॉल जैसे, उनके लिए ये एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है कुछ क्लाइंट के साथ में, एंड जनवरी ऑनवर्ड्स इसमें हमको और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो ये डिस्क ब्रेक वाला बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी स्विचेस बिजनेस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रही है। जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, एक डोमिनो करके कंपनी है, उनसे इन्होंने टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट करा है। तो मतलब रादर देन की कंपनी खुद का नो हाउ बिल्ड करने जाए, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रूवन प्लेयर है इंडस्ट्री के अंदर, उसकी टेक्नोलॉजी कंपनी यूज करेगी और वहां पे ये स्विचेस वगैरह बनाएंगे। जो हैंडल बार पे, स्टीयरिंग पे आप वो देखते हो ना, हॉर्न वगैरह का स्विचेस होते हैं, लाइट का स्विचेस हो गया, इंडिकेटर के स्विच हो गए, वो सब कंपनी बनाएगी। बट इसका लीड टाइम 18 से 24 महीने का है, यानी अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कंपनी एंटर करेगी और फिर रेवेन्यू आने में कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा। तो ये एक नया बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर रही है। देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ये कर रहे हैं। तो जो ये वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाते हैं ना, उसका स्क्रीन वगैरह प्लस आपका जो ऑप्टिकल बॉन्डिंग होता है, ये भी कंपनी इंपोर्ट करती है। अब ये कंपनी खुद इन हाउस यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। इसमें एक तो ये स्क्रीन बनाएंगे, दूसरा ऑप्टिकल बॉन्डिंग होता है, जो स्क्रीन के मल्टीपल लेयर्स होते हैं ना, बेसिकली उसको जोड़ना। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपका वो डिजिटल स्क्रीन हो गया, टच लेयर हो गया, प्लस और जो एडिशन फीचर आप उसमें ऐड करते हो, तो ये सबको जोड़ना, ये हो गया आपका ऑप्टिकल बॉन्डिंग। और ये जो इनका जो प्रोजेक्ट है, ये पीओई है। पीओई का मतलब हो गया प्रोजेक्ट ऑफ एक्सेलेंस। मतलब कि मैं इसको बाहर मार्केट में सेल करने के लिए नहीं बना रहा, यानी कि रेवेन्यू इससे मेरे को नहीं आएगा, लेकिन मेरी इंटरनल कैपेबिलिटी को स्ट्रांग करेगा, मेरा जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको हटा देगा, कम कर देगा, और सेल्फ रिलायंट हो जाऊंगा मैं। प्लस मेरे को कॉस्ट में भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, सप्लाई चेन मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारी पर्पज से कंपनी ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, और माइट भी थोड़ा बहुत मार्जिन में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। सो ओवरऑल यही है। बाकी होंडा से, यामा से नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं प्लास्टिक पार्ट के, प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इनको नया ऑर्डर मिला है। अगले 18 से 24 महीने में कंपनी स्टार्ट करेगी। सो ये सारा बिजनेस है कंपनी का। नंबर्स अच्छे हैं, एंड आगे का आउटलुक अगर आप देखोगे, डिमांड वाइज सारी चीजें ठीक है। एक वो शॉर्ट टर्म चैलेंज आया था रेयर अर्थ मैग्नेट का, वो तो मैनेज कर ही लिया है। प्लस ये जो कंपनी का ये जो सेमीकंडक्टर वाला जो चैलेंज है, ये भी जैसे इन्होंने बताया कि मैक्सिमम 4 से 5% का रेवेन्यू हमारा इंपैक्ट कर सकता है FY26 में, लेकिन वो भी रेवेन्यू डिले होगा, जैसे वो केन्स का हुआ था लास्ट ईयर Q3 ऑफ FY25 में। तो उस तरीके का केस हो सकता है, अदरवाइज बिजनेस ऑन ट्रैक है। कैपेक्स भी कंपनी का बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है। बस थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंसर्न लगता है, मतलब 40-42 का करंट पी है कंपनी का। EV टू EBITDA भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडस्ट्री से काफी ज्यादा लगता है, कंसिडरिंग कि ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल नहीं है। ये 40-50% की ग्रोथ आपकी सिर्फ इन ऑर्गेनिक उसकी वजह से दिख रहा है। तो आगे चल के आपका ग्रोथ नॉर्मल वही 15-20% के आसपास आ जाएगा। तो उस वजह से वैल्यूएशन इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रांग है। प्लस ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, SGS हो गया, ल्यूमैक्स ऑटो हो गया, ये प्रीकॉल हो गया, ये जो ईवी का ट्रांजिशन चल रहा है ना, इससे इन सारे बिजनेसेस को और ज्यादा बेनिफिट ही है। जैसे कंटेंट पर व्हीकल इनका भी बढ़ेगा, प्रीकॉल का भी बढ़ेगा। SGS का तो चलो वो तो है ही पूरा डेकोरेटिव सेगमेंट में, तो जितना ज्यादा प्रीमियमाइजेशन होगा उतना ज्यादा उनको एडवांटेज है। प्लस वो एक्सपोर्ट में भी ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे मार्जिन और बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी प्रीकॉल का भी अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो चीजें काफी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए। वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न है जरूर, अगर मैं बाकी प्लेयर से कंपेयर करूं इसको, SGS या ल्यूमैक्स वगैरह से, लेकिन ओवरऑल बिजनेस ठीक कर रहा है। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।